सर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर। सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बिल्कुल, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हमारे धरती पर आए। इससे भी पहले अगर हम जाएं तो हमारी धरती पर पहले होता था RNA, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमने किसी क्लास में DNA की बात करी थी, RNA की बात नहीं करी थी। पर धरती पर मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, राइबो न्यूक्लिक एसिड्स का एक ग्रुप है। और ये कैसे कैसे ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये कैसे कन्वर्ट हुए जीवन में, ये अभी तक साइंटिस्टों के लिए एक रहस्य है। पर उन्हें ये पता है कि कुछ परिस्थितियों के कारण जो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे, ये एक जगह एग्रीगेट हुए, और एग्रीगेट होने के साथ साथ ये अपने में एक प्रकार के रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए। रेप्लिकेशन इनका, डुप्लीकेट होना, सेल्फ डुप्लीकेशन की प्रॉपर्टी इन्होंने एक्वायर कर ली। तो जो सेल्फ डुप्लीकेशन की ये प्रॉपर्टी थी, वहीं से जीवन का उद्भव हुआ। तो पहले एक सिंपल मॉलिक्यूल, एक केमिकल मॉलिक्यूल था। उस केमिकल मॉलिक्यूल में ना जाने किस कारण, मतलब अभी तक उसके ऊपर कयास लगाए जाते हैं, पर उसके ऊपर कोई आम सहमति नहीं है। कुछ ऐसा मानते हैं कि केमिकल बदलावों के कारण ऐसा हुआ, पर वो एग्जैक्टली कैसे हुआ इसकी जानकारी हमें ज़्यादा नहीं है, और अभी तक वैज्ञानिक इसके ऊपर आम सहमति नहीं बना सके हैं। तो जब ये मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मैक्रो मतलब बड़ी संख्या में जो मॉलिक्यूल थे, RNA थे, इन्होंने एक प्रॉपर्टी एक्वायर की, रेप्लिकेशन की, डुप्लीकेट होने की। तो रेप्लिकेट जब ये होने लगे तो इन्होंने अपने लिए एक जेनेटिक मटेरियल तैयार किया। अर्ली टाइम्स में जो जेनेटिक मटेरियल था, हमारे लिए जेनेटिक मटेरियल क्या होता है इंसानों के लिए? सर क्रोमोसोम। नहीं, DNA। हमारा जो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो है, जिस जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेशन या रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, हम अपने बच्चों में DNA ट्रांसफ़र करते हैं। उन DNA से बच्चे होते हैं, बच्चे आगे फिर DNA ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये हमारे लिए जेनेटिक मटेरियल है। परंतु कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनके लिए जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। और ये जो वो हैं, वो RNA वायरस कहलाते हैं। कुछ ऐसे वायरस हैं जो RNA को जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसे वायरस हैं जो DNA को जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। तो ये दो अलग अलग प्रकार के हमारे जेनेटिक मटेरियल हमारे संसार में, दुनिया में मौजूद हैं। हमारे अंदर भी RNA होता है, परंतु उसको हम एज प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल के तौर पर यूज़ नहीं करते हैं। हम DNA को यूज़ करते हैं। DNA से बनता है RNA, RNA से बनता है प्रोटीन। ये प्रोसीजर फॉलो होता है हम सबके शरीर में। जो वायरस होता है, वायरस अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है। मैं थोड़ा वायरस के ऊपर समय निकालना चाहता हूँ, क्योंकि वायरस इस समय काफ़ी चर्चाओं में है। वायरस जो होता है वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो लिविंग बीइंग है, ठीक है, और केमिकल मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इनके बीच की कड़ी है वायरस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में खड़ा रहता है ये वायरस। वायरस की अपनी ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को अगर हम अध्ययन करें तो इसके अंदर क्या होगा, एक सेल होगा, एक सेल वॉल होगी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा जिसमें इसका न्यूक्लियर मटेरियल रहेगा। इसमें माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, इसमें वैक्यूल्स होते हैं, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ये होता है, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। परंतु वायरस एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। जैसे इसके अंदर कई तरीके की बॉडीज़ हैं, मैं नाम भूल गया सबके,
पर वो कई तरीके की छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जो किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रहती हैं। जो हमारा वायरस होता है ये बड़ा सिंपल चीज होती है, इसके अंदर एक केवल सेल वॉल है, आउटर कैप्सूल है और इसके भीतर जेनेटिक मटेरियल है, इसका ये जेनेटिक मटेरियल इसके भीतर रहेगा, बस इतना ही है और कोई चीज नहीं है। ये वायरस जब किसी को इन्फेक्ट करता है जनरली अपने से रिप्रोड्यूस वो नहीं कर सकता, तो इसको अपने को जीवित रखने के लिए आवश्यकता होती है किसी दूसरे सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। ये किसी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एंटर करता है, जैसे ये एक बैक्टीरिया है या कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये इसके साथ ऐसे चिपक जाएगा और यहाँ से अपना जो ये जेनेटिक मटेरियल है इसको ट्रांसफर कर देगा। इसके रिप्रोडक्शन के साथ ही जब ये सेल रिप्रोड्यूस करेगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी बहुत सारा रिप्रोड्यूस होगा और इस सेल को ये बाद में ब्लास्ट कर देता है और ऐसे बड़े सारे इसमें से वायरस निकल जाएंगे। ठीक है, तो वायरस एक थोड़ी सी अलग चीज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और साइंटिस्ट कई ऐसा मानते हैं कि जो वायरस है ये पूरी तरीके से लिविंग बीइंग नहीं है, जो लिविंग का क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करता है हमारा वायरस। तो ये यूनिकनेस है वायरस की कि वायरस, अगर आप लोगों को स्कूल में भी ध्यान होगा तो आपने ये बात पढ़ी होगी कि वायरस पूरी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो क्राइटेरियाज हैं उनको फुलफिल नहीं करता। क्या क्या क्राइटेरिया होंगे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के? किसी जीवित व्यक्ति की, ये व्यक्ति जीवित है, कोई भी चीज जीव है और निर्जीव है, कैसे आधारित किया जाए, कैसे तय किया जाए कि ये जीव है या निर्जीव है? क्या बेसिक चीजें होनी चाहिए? सर पहला तो वो ग्रोथ करेगा। क्या करेगा? ग्रोथ। ओके चलो सर ठीक है चलो। और सर रेस्पिरेशन डाइजेस्ट भी करता है। रेस्पिरेशन, यही बोला ना आपने? यस सर। रेस्पिरेशन ठीक है। और डाइजेशन प्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन, जीव को जीवित होने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, रेस्पिरेशन जरूरी है, एक्सक्रीशन जरूरी है, मूवमेंट जरूरी है। अगर मूवमेंट को स्ट्रिक्ट टर्म्स में कहा जाए, जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे मूव नहीं कर रहे तो इसे क्या बोलेंगे? ये जीव है या निर्जीव है? जीव। जैसे ग्रोथ की बात की किसी ने, तो ग्रोथ को अगर मैं ये कहूँ, कुछ कुछ केमिकल भी ऐसे होते हैं, जैसे जंग है, ठीक है, आपने जंग या कुछ ऐसे केमिकल भी देखे होंगे कि वो पड़े पड़े कुछ कुछ उनका स्ट्रक्चर, उनका साइज बड़ा हो जाता है। जैसे जंग को ही ले लीजिए, है ना, रस्ट जो है, रस्टिंग होने लग जाती है, वो रस्टिंग धीरे धीरे फैलती जाती है, बढ़ती जाती है, तो इसे ग्रोथ मान सकते हैं क्या? नो सर। तो इसको ग्रोथ नहीं मान सकते शायद, है ना। तो ग्रोथ को भी हमें थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा, पर फिर भी जैसे जो कुछ बेसिक फंक्शंस बताए, रेस्पिरेशन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं है, या रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं है, बल्कि जो फ्यूल है, जो भी जो उसका एनर्जी पैकेट है, क्योंकि उसको एनर्जी प्राप्त करनी है, एनर्जी को प्राप्त करने के लिए वो कुछ ना कुछ सेल्यूलर लेवल पर, सेल के लेवल पर किसी तरीके की ऑक्सीडाइजिंग एक्टिविटी करता है, किसी चीज को ऑक्सीडाइज करके अपने लिए एनर्जी प्राप्त करता है, उसको भी हम सेल्यूलर लेवल का रेस्पिरेशन, हम सेल के लेवल का रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, हम इंसान के लेवल के रेस्पिरेशन की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें कि हम एक सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। बैक्टीरिया को कोई कह सकता है वो तो सांस नहीं ले सकता। तो लाइफ के कुछ क्राइटेरिया जो साइंटिस्ट मानते हैं उसमें वायरस पूरी तरीके से फिट नहीं होता, ये वायरस का यूनिकनेस है। वायरस दो तरीके के हैं, जैसा मैंने कहा था, डीएनए वायरस होते हैं और आरएनए वायरस होते हैं। ये आरएनए वायरस आज के समय में रिलेवेंट हो गए हैं कई चीज़ों के कारण, हम उनको अलग से चर्चा करेंगे कि क्यों रिलेवेंट है। तो वायरस की दुनिया में अलग अलग फैमिलीज हैं। जो फैमिलीज मुझे याद आ रही हैं, कोरोना वायरस एक फैमिली है, रोटा वायरस एक फैमिली है,
और कौन कौन सी, कोई और हेल्प कर सकता है इसमें? सर जीका वायरस। इबोला। ये नहीं, फैमिलीज की बात कर रहा हूँ, ये सब ये फैमिली की नहीं है, ये मतलब उसके मेंबर है, ये सदस्य है, इबोला मेंबर है ना? चलो खैर इसमें नाम में नहीं जाते, फैमिलीज के नाम हैं, इनके अलग अलग फैमिलीज हैं इन वायरस की, कैसे ये बिहेव करते हैं। तो इन वायरस की जो फैमिलीज हैं उसमें से कुछ ऐसे वायरस हैं जो हमारे लिए घातक हैं, जो पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक का मतलब, पैथो का मतलब होता है डिसीज, जेनिक का मतलब जन्म देने वाला, डिजीज कॉजिंग, ठीक है। सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक नहीं होते हैं, ये हमें याद रखने के लिए बस इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूँ। सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे सभी बैक्टीरिया या सभी वायरस हमें बीमारी नहीं करते हैं, कुछ ही बैक्टीरिया और कुछ ही वायरस हमें बीमारी करते हैं। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है लैक्टोबैसिलस, जिसको हम दही के अंदर खाते हैं, ये हमारे पाचन क्रिया के लिए आवश्यक है। तो हमारे जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आवश्यक हैं। सीवेज को क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है। जब हम फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है, जो भी खाना खाते हैं, पिज़्ज़ा बनता है, उसमें जो फर्मेंटेशन की एक्टिविटी होती है उसमें इस्तेमाल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत जगह फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी बुरे नहीं होते, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बुरे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। उन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अगर वायरस की बात करें तो डेडली में पोलियो वायरस आता है, स्मॉल पॉक्स का वायरस आता है, इसके अलावा मीजल्स का वायरस होता है, मीजल्स जिससे खसरा नाम की बीमारी होती है। और कौन कौन से वायरस हैं जो हमारे HIV। HIV, वेरी करेक्ट, HIV वायरस हमारे लिए पैथोजेनिक है। सर एक हर्पीस वायरस। कौन सा? हर्पीज वायरस। हर्पीस वायरस। हर्पीज वायरस डेडली नहीं है पर हाँ बीमारी तो करता ही है। हर्पीज वायरस हो गया, HIV वायरस, रोटा वायरस, इबोला वायरस किसी ने बोला था, इबोला वायरस हो गया। और कौन सा सर वायरस? निपा वायरस। जीका वायरस, ये भी आजकल न्यूज में है। तो ये निपा। सारे अलग अलग तरीके के पैथोजेनिक वायरस हैं जो बीमारी करते हैं। अब इसमें अगर जैसे नाम देखें तो ये जीका एक नया नाम है, डॉक्टरों के बीच में भी बहुत पॉपुलर नहीं है। इबोला बहुत नया नाम है। HIV वायरस निश्चित रूप से पॉपुलर है और एक बीमारियों का कारण है। रोटा वायरस एक वायरस होता है जो पेट खराब होता है, पेट के इन्फेक्शन में रोटा वायरस काम करता है। हर्पीज वायरस स्किन का इन्फेक्शन करता है पर उसमें डेडली कम होते हैं। जो डेडली वायरस हैं जिनके हो जाने से भारी मुश्किल हो जाती है, उसमें सबसे पुराना था स्मॉल पॉक्स, चेचक का रोग, हिंदी में से चेचक रोग या बड़ी माता, नहीं छोटी माता, बड़ी माता छोटी माता कुछ ऐसे बोलते थे। तो ये चेचक का रोग होता था लोगों से और बड़ी संख्या में लोग इसके कारण से मारे जाते थे। तो इस बीमारी को, इस वायरस को पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दिया गया। इरेडिकेट का मतलब उन्मूलन कर दिया गया। अभी हम इसकी बात नहीं करते क्योंकि अब ये उन्मूलन कर दिया गया। चेचक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई वो की गई एडवर्ड जेनर द्वारा। एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस के खिलाफ माकूल इलाज को ढूंढा और वो इलाज था वैक्सीनेशन। जो हमारा वायरल इलनेस है इनका अभी तक भी हमारे पास कोई बहुत अच्छा इलाज मौजूद नहीं है। हमारे पास एक ही साधन है इससे लड़ने का, वो है वैक्सीन यानी कि टीका लगाना। टीका लगाना कैसे काम करता है, इम्यूनिटी क्या होती है, इसमें मैं अलग से चर्चा करूंगा। तो वैक्सीनेशन का जो हमारी खोज की वो हमारे एडवर्ड जेनर ने की और इन एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का एक टीका लगाया और स्मॉल पॉक्स का एक टीका बनाया। काउ पॉक्स के इन्फेक्शन से स्मॉल पॉक्स का टीका बनाया और उससे पूरी दुनिया में बहुत फायदा हुआ, लोगों को ये बीमारी
नहीं होने लगी। और बाद में धीरे धीरे 1970 का साल आते आते पूरी दुनिया में वो टीका बहुत बड़े स्तर पर लगाया गया। WHO ने स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन कैंपेन को लिया, सभी देशों में इरेडिकेशन कैंपेन हुआ और इस टीकाकरण कार्यक्रम के कारण जो स्मॉल पॉक्स वायरस था वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। आज ये वायरस केवल कुछ 3 लैबों में, दुनिया की 3 लैब है जहां पर ये वायरस मौजूद है। 3 में से भी शायद कुछ में कम होने की पीछे बात कुछ न्यूज आई थी। तो हमने ये जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी है, ये एक ऐसा वायरस है जिसको पूरी तरीके से इरेडिकेट करने में सफलता पाई। और ये सफलता इसलिए मिल पाई कि ये वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस केवल इंसानों में, केवल ह्यूमन बींग्स में ही सरवाइव करता था, इसलिए इससे लड़ाई हम जीत सके। इसी श्रेणी में एक और वायरस है जिसका नाम है पोलियो वायरस। पोलियो वायरस हमें एक प्रकार की का इन्फेक्शन करता है। इसमें बुखार आता है, बच्चे को, छोटे बच्चों को ज़्यादा होता है, बुखार आता है, फीवर आता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है और वो इन्फेक्शन नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। कभी कभी इसमें बच्चे की डेथ भी हो जाती है बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पैरालाइज हो जाता है। बच्चों की और बड़ों की भी इसमें मृत्यु हो जाती है पोलियोमाइलाइटिस में। और अगर मृत्यु ना भी हो तो इसमें सीरियस डिसेबिलिटी, आपने देखे होंगे कई लोग हैं जिनके पाँव में पैरालिसिस हमें मिलता है। तो जो ये पैरालिसिस है, यूनिलैटरल पैरालिसिस, इसको करने में हमारे इस पोलियो वायरस का बहुत बड़ा योगदान है। ज़्यादातर लोग, काफ़ी लोग आपने देखे होंगे जिनको पैरालिसिस है, वो पैरालिसिस का कारण है पोलियोमाइलाइटिस। और भी कारण हो सकते हैं, फ्लैसिड पैरालिसिस बोलते हैं इसको, फ्लैसिड पैरालिसिस, और भी कारण हो सकते हैं, परंतु एक बहुत आम कारण पुरानी जनरेशन में है पोलियोमाइलाइटिस इन्फेक्शन। पोलियोमाइलाइटिस इन्फेक्शन भी जैसे स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन है, उसी तरह से इंसानों में रहने वाला इन्फेक्शन, इंसान के अंदर रहने वाला वायरस है। ये अदर जीव में नहीं रहता। हम उन्हीं वायरस को हटा सकते हैं, इरेडिकेट कर सकते हैं जो इंसानों में रहते हो। जो अदर स्पीशीज में भी रहते हैं उनको इरेडिकेट करना आज के समय में काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आपको इंसानों के अलावा उन जीवों में को भी वैक्सीनेट करना होगा या खत्म करना होगा। जब तक आप उन्हें खत्म नहीं करेंगे तब तक आप ये लड़ाई नहीं जीत सकते। इस काम के लिए ये एक सर्टिफिकेशन बॉडी बनाई गई है और इस बॉडी ने ये कहा है 3 तरीके के पोलियो वायरस होते हैं। पोलियो वायरस अलग अलग तरीके के हैं, पोलियो वायरस 1, 2 एंड 3। इसमें जो वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 था उसको पूरी तरीके से उन्मूलित कर दिया गया है, यानी कि उसे पूरी दुनिया से समाप्त कर दिया गया है। अब यानी कोई वायरस बचा नहीं है, तो हमें ये टाइप 3 इन्फेक्शन नहीं होगा। अब किसी को ये इन्फेक्शन आज के समय में नहीं होगा। इससे पहले टाइप 2 इन्फेक्शन को एलिमिनेट, इरेडिकेट किया जा चुका है। तो आज के समय में हम लोग पिछले 25 साल से ज़्यादा, सन 1993, 94 या 95 से ये कार्यक्रम चल रहा है, पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम भारत के अंदर में। भारत की बात कर रहा हूँ, तो भारत, और इस प्रोग्राम को भी WHO लीड करता है। पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम 25 सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है और इसका उद्देश्य है कि पोलियो नाम की बीमारी को इंसानों से पूरी तरह से समाप्त कर देना। तो पोलियो इरेडिकेशन का जो काम है 25 सालों से चल रहा है। धीरे धीरे उसमें कुछ सफलता हासिल हुई है और अंत में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये वायरस खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब केवल पोलियो वायरस 1 बचा हुआ है जो आज भी लोगों के बीच मौजूद है। अगर हम इसको भी खत्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पोलियो का पूर्ण इरेडिकेशन, कंप्लीट खात्मा। हमें उसके बाद पोलियो का टीका लगाने की या दवाई देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आज हमें स्मॉल पॉक्स का टीका नहीं लगाया जाता, क्योंकि अब ये बीमारी पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दी गई है।
आज के समय ये बीमारी केवल इन दो देशों में मौजूद है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये बीमारी आज के समय में मौजूद है। सर जैसे कि बाकी कुछ, जैसे कि हम अगर कोरोना की बात करें, कोरोना एक लैब से वो उसका ओरिजिन माना जाता है कि वो इन्वेंटेड था। तो ये पोलियो का वायरस कहाँ से ओरिजिन होता है सर? नहीं, पहले तो कोरोना का अभी ये कंक्लूजन नहीं निकला है कि वो वायरस बाहर से आया है, मतलब कहाँ से आया है। अभी वो सवाल पूर्णतः वो सिंथेटिक है या नहीं है, वो अभी आना बाकी है। वायरस हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास नॉर्मली मौजूद रहते हैं। जितने वायरस हैं, और भी बहुत सारे तरीके के वायरस हैं जो हमारे आसपास मौजूद रहते हैं। इनमें से कुछ वायरस पैथोजेनिक हैं जो हमें बीमारियां करते हैं और उनसे हमें घबराने की आवश्यकता है। वायरस ऐसे देखा जाए तो बहुत पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत पुराने जीव हैं। हम लोगों के पैदा होने से करोड़ों साल पहले, अरबों साल पहले पैदा हुए जीव हैं वायरस। तो ये वायरस हमेशा से यहाँ मौजूद थे, हम लोग बाद में आए हैं, हम लोग नए आए हुए हैं। सर इंडिया में कोई रिलेशन है क्या इससे, कोरोना से, रिसर्च से? नागालैंड में लास्ट ईयर शायद इंडिया साइंटिस्ट एंड अमेरिका साइंटिस्ट और चीन, तीनों चीनी साइंटिस्ट, तीनों की इन्वॉल्व मीटिंग हुई थी शायद, आई थिंक किसी जंगल में। और मुझे आइडिया नहीं है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। और एक और चीज़, कोरोना के बारे में या हेल्थ के बारे में हमें ऑथेंटिकली करना चाहिए। आज के समय में बड़ी सारी उल जलूल खबरें और काफ़ी सारी इररिलेवेंट खबरें भी, मुझे वैसे सवाल समझ आया भी नहीं, पर अभी चल रही हैं। हम उन पर फोकस नहीं करते। हम अपनी जो मेन सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है, हमें या तो वो विकीपीडिया से मिले, या WHO की वेबसाइट से मिले, या भारत सरकार की वेबसाइट से मिले, केवल इन्हीं पे भरोसा करना चाहिए। क्योंकि इवन आज के समय में न्यूज़ में और मीडिया में भी जो खबरें छप रही हैं वो रिलायबल नहीं है, वो केवल परसेप्शन या ओपिनियन हो सकती हैं। तो जब तक ठोस वैज्ञानिक जांच ना हो, हम किसी भी चीज़ को कंक्लूड ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हम डर के माहौल को और बढ़ाते हैं। अच्छा, ये हमारा जो पोलियो है, पोलियो की बात पर हम रहते हैं, तो पोलियो में अब केवल एक तरीके का वायरस बचा हुआ है और हमें अब केवल ये एक टाइप की वैक्सीन, मोनोवेलेंट वैक्सीन, अगर पोलियो की बात करें तो मोनोवेलेंट वैक्सीन जो होती है वो सबसे ज़रूरी है। मोनोवेलेंट वैक्सीन, मोनोवेलेंट, ट्राईवेलेंट और बाईवेलेंट, ये तीन तरीके की वैक्सीन थी। मोनो का मतलब सिंगल, ट्राई का मतलब 3 और बाई का मतलब 2। मोनोवेलेंट वैक्सीन ऐसी हो गई जिसमें केवल एक तरीके का वायरस है। ट्राई वैलेंट वैक्सीन ऐसी हो गई जिसमें तीनों तरीके के वायरस हैं। और बाई वैलेंट हो गई जिसमें दोनों तरीके के वायरस हैं। तो अब के समय में, क्योंकि अब 2 और 3 खत्म हो चुके हैं, हमें केवल मोनोवेलेंट वैक्सीन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। पोलियो के संबंध में ये भी एक शब्द महत्वपूर्ण है, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो इन्फेक्शन। कुछ, क्योंकि पोलियो का जो वैक्सीन होता है वो कंपोज्ड होता है पोलियो के वायरस के, जिसके अंदर वाइल्ड प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। हमारी भाषा में इसको अटेन्यूएटेड वायरस बोलते हैं। 2 तरीके के वायरस होते हैं, वाइल्ड वायरस जो बीमारी करते हैं, और कुछ होते हैं अटेन्यूएटेड वायरस। अटेन्यूएटेड वायरस ऐसे वायरस होते हैं जिनकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये जीवित होते हैं परंतु इनकी प्रॉपर्टी, जो बीमारी करने की क्षमता होती है, उनको खत्म कर दिया जाता है। ऐसे वायरस को अटेन्यूएटेड वायरस कहते हैं। जो पोलियो वैक्सीन होती है ये एक लाइव वैक्सीन होती है। 2 तरीके की वैक्सीन है पोलियो की, ओरल वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन, लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन। तो जो किल्ड वैक्सीन होती है वो इंजेक्शन के द्वारा लगाई जाती है, और जो लाइव वैक्सीन होती है वो ओरल, मुंह के द्वारा, जो 2 बूंदें जो आपको पिलाई जाती थी, वो 2 बूंदें लाइव वायरस की 2 बूंदें होती थी। तो उसमें हम लाइव वायरस को एक्चुअली में खाते हैं और वो वायरस हमारे शरीर में जाकर
हमारे को इम्यूनिटी पैदा करने में हेल्प करता है। परंतु कभी कभी ये संभव है कि ये ओरल वैक्सीन जो है खुद अपने आप में पोलियो का इन्फेक्शन कर दे, और इस तरीके के इन्फेक्शन को बोलते हैं वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो इन्फेक्शन, जो म्यांमार, चाइना, कैमरून और इंडोनेशिया में पाया गया। ये बहुत रेयर होता है और ऐसे बच्चों में हो सकता है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गया है। तो आज के समय में अफगानिस्तान, नाइजीरिया और पाकिस्तान में पोलियो जो है मौजूद हो सकता है। पोलियो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और इरिवर्सिबल पैरालिसिस करता है। ये ओरल वैक्सीन जिसकी बात मैं अभी कर रहा था वो हो गई। वाइल्ड पोलियो वायरस होता है, जो वाइल्ड तरीके का वायरस है जो हमें एक्चुअली में बीमारी करता है, उसको हम जंगली वायरस बोलते हैं, वाइल्ड वायरस बोलते हैं। भारत को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया जा चुका है कि भारत में अब कोई वाइल्ड पोलियो वायरस से बीमारी यानी कि पोलियो नहीं हो रहा। परंतु कुछ रेयर केसेस हैं ऐसे जिसमें वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो का इंसिडेंस सामने आया है। ये जो कार्यक्रम था इसका नाम था पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम। ये पल्स पोलियो का मतलब कि हम एक समय पर एक झटके में एक प्रकार का पल्स, एक तरीके का करंट एक वो दें और पल्स के जरिए से सभी बच्चों को एक समय पर पोलियो वायरस इंट्रोड्यूस कर दें। हमारे जो पोलियो वायरस हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है, UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। हम अपने सभी बच्चों को टीकाकरण करें, ये कार्यक्रम UIP कार्यक्रम कहलाता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर वो पिछले बार हत्ती रोग नहीं आया था क्या, तो उसमें वैक्सीन निकली थी क्या? किसमें? हत्ती रोग। पत्ती रोग, ये क्या होता है? हाथी रोग कह रही हैं, हाथी रोग जो पैर हाथी मोटे नहीं हो रोग। जाते। लेशमैनियासिस, अभी वो आएगी बीमारी। जापानी अभी अभी भी बोल उसके रहे पेशेंट निकल रहे हैं ना। हाँ निकल रहे हैं, अभी आते हैं। वो बीमारी शायद इसमें होगी, नोट्स में नहीं होगी तो हम उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। HIV का एक नया सब टाइप, ठीक है, HIV का एक और नए तरीके का HIV ढूंढा गया है, ठीक है, जो HIV-1 का सब टाइप है। जेनेटिक सीक्वेंसिंग के द्वारा एक और नए HIV वायरस, मतलब उसी फैमिली का HIV 2 होते हैं, HIV-1 और 2, उसको ढूंढा गया है। ये अदर वायरल डिजीज जो हमारे आसपास हैं कोरोना के अलावा, डेंगी, ये डेंगी भी एक प्रकार के डेंगू का भी वायरस होता है, और ये मॉस्किटोज द्वारा, कौन से मॉस्किटोज? एडीज इजिप्टी द्वारा। ये हम सबके लिए महत्वपूर्ण चीज है। जो मच्छर कौन कौन सी बीमारी फैलाते हैं? एडीज इजिप्टी, ये मच्छर बीमारी फैलाता है, डेंगू नाम की बीमारी, डेंगी नाम की बीमारी। एक होता है एनोफिलीज मच्छर। एनोफिलीज मच्छर हमारे को मलेरिया नाम की बीमारी फैलाता है। जो ये बीमारी कह रही हैं वो शायद क्यूलेक्स, एक नाम है लिम्फेटिक लेशमानियासिस है या ऐसा कुछ नाम है, मेरे को नाम अभी दिमाग से नहीं आ रहा। वो बीमारी है क्यूलेक्स मच्छर। ये अलग अलग तरीके के मच्छर हैं, एनोफ्लीज मच्छर, एडीज इजिप्टी मच्छर। एडीज इजिप्टी मच्छर को हम फाइलेरिया भी बोलते हैं ना उसको? फाइलेरिया भी बोलते हैं उसको, हाँ, फाइलेरियासिस होता है वो, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस होता है वो। हम एडीज इजिप्टी मच्छर को टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। जस्ट एक फैक्ट के लिए बता रहा हूँ, ये ऐसा मच्छर होता है जो दिन के समय भी काटता है, फियरलेस मच्छर होता है, इसे मारोगे तो भी काटने आ जाएगा वापस, डे टाइम में काटता है, और इसके ऊपर स्ट्राइप्ड होती है,
इसके ऊपर ऐसी ऐसी धारियां होती हैं सफ़ेद, इसके पैरों पर, पंखों पर ऐसी ऐसी सफ़ेद काली धारियां होती हैं। इन सभी कारणों से, क्योंकि दिन में काटता है, फियरलेस है, स्ट्राइप्ड है, तो इस मच्छर को टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है, एडिस इजिप्टी मच्छर को। डेंगू के अलावा ये जापानीज एनकेफेलाइटिस नाम की बीमारी को भी फैलाता है। H1N1 वायरस, ये स्वाइन फ्लू के वायरस को हम H1N1 वायरस कहते हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन करता है। चिकन पॉक्स वायरस, ये माता बोलते हैं इसे भी किसी तरीके की, पर ये चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स जैसा खतरनाक वायरस नहीं होता। और वेरिसेला जोस्टर वायरस, ये सेम वायरस हर्पीज भी करता है, वेरिसेला जोस्टर, और ये चिकन पॉक्स भी। ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बात कर लेते हैं। टीबी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, प्रोग्राम टुवर्ड एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस नाम से एक रिपोर्ट छापी थी। और आज हम चाहे कितनी भी बातें कर लें, आज भी हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस एक बड़ा खतरा है। बेशक हम इसे सीरियसली नहीं लेते, जितना कोरोना से लोग मारे जाते हैं उतने ही लोग, शायद उससे भी ज़्यादा लोग ट्यूबरकुलोसिस से हर साल मारे जाते हैं, परंतु उसके बारे में हम कंसर्न नहीं होते हैं, क्योंकि शायद ये गरीब आदमियों की बीमारी है। जो उनके पास थोड़े रिसोर्सफुल लोग हैं वो इसका इलाज मैनेज कर लेते हैं। तो ये है ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी। और इस बीमारी को, टीबी की बीमारी हमें होती है माइकोबैक्टीरियम के द्वारा। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम सर अलग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तरीके, हाँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इस नाम के एक बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है, माइकोबैक्टीरियम। और ये अलग तरीके का एक बैक्टीरिया है जो डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है। जैसे बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवाई हम 5 दिन 6 दिन खा लेते हैं, इस एंटीबायोटिक, इसके लिए अगेंस्ट जो बैक्टीरियल दवा, एंटी बैक्टीरियल दवाइयाँ हैं, वो उन्हें हमें महीनों तक खाना होता है, तभी वो ठीक हो पाती है। और टीबी के लिए एक दूसरी बड़ी समस्या है ड्रग रेजिस्टेंस। हम लगातार ड्रग रेजिस्टेंस की समस्या को झेल रहे हैं टीबी के संबंध में, क्योंकि लगातार ये जो बैक्टीरिया है ये अपने खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप करते जा रहा है। ड्रग रेजिस्टेंस, इसको सभी समझते होंगे। हमारे दुनिया में कुछ एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स की खोज हुई है, ठीक है, ऐसी दवाइयाँ जो बैक्टीरिया के ऊपर हमला करती हैं और उनको किल कर देती हैं। ये एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो होती हैं, ये हमारे बड़े काम की हैं, क्योंकि ये हमें जितने बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उनसे बचाती हैं। परंतु आज हमारे सामने ये एक समस्या है कि नई एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स खोज नहीं की जा रही, नई एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हैं नहीं, और जो पुरानी हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो उनके खिलाफ रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, अब उन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये हमारे लिए एक बड़ा हेल्थ इशू है, ड्रग रेजिस्टेंस अगेंस्ट बैक्टीरियाज। ये आने वाले समय का, अगले 20 सालों के लिए एक सीरियस कंसर्न है। सर ऐसा भी कुछ है क्या, जो लंग्स ट्यूबरकुलोसिस तो कम होती जा रही, अदर टीबी जो इंक्रीजिंग होती जा रही, जैसे बोन टीबी, लीवर टीबी या स्किन टीबी और डिजीज अदर? कह सकते हो, हाँ। मतलब शायद एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं इस बात को एग्री करूंगा कि यस, टू सम एक्सटेंट जो रेस्पिरेटरी टीबी है या लंग्स की टीबी है वो कम होती जा रही है। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी, इसको दो कैटेगरी में जो तुम बोलना चाहते हो, उसको हम डॉक्टर पल्मोनरी टीबी, फेफड़ों की टीबी, या नॉन पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, ठीक है, जो फेफड़ों के बाहर क्या टीबी है, वो स्पाइन का हो सकता है। ये टीबी ऐसी बीमारी है हमारे शरीर के किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकती है। और टीबी का इंडिया के अंदर में हाई इंसिडेंस है, हमारे अनुसार करीब 50,000 केस हर साल जो है होते हैं, पर जो इंटरनेशनल आंकड़ा है वो इससे कहीं ज़्यादा है। उसके अनुसार
टीवी का बर्डन इंडिया में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया आता है और चाइना आता है। हमारे देश में लगभग 27% टीबी के केस, पूरी दुनिया के 27% केस हमारे देश में है। एक होती है ये लेटेंट टीबी। लेटेंट टीबी होती है कि जिसमें टीबी के लक्षण ना आए हों परंतु वो टीबी हमारे शरीर में मौजूद हो। टीबी से संबंधित ये एक समस्या है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी और एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। आज के समय में टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी आ चुका है। तो सर एमडीआर ये होता है, क्या चीज, ये टीवी से फिर क्या होता है? इससे क्या होता है? जो टीबी है, टीबी बीमारी के लिए जो ये माइक्रोबैक्टीरियम होता है, इस पर हमारे जो ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक होते हैं, जो नॉर्मली हम आप जानते हो, वो एंटीबायोटिक असर नहीं करते हैं। उसके लिए आपको एक खास तरीके के कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ता है, वही बैक्टीरिया पर असर कर पाते हैं। तो इसलिए टीबी जो है एक इसका दो इश्यूज हैं टीबी के। इसकी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो लंबे समय तक चलती हैं, जैसे 6 महीने तक दवाई कम से कम खानी पड़ती है, और जो एंटीबायोटिक है वो सर अलग। उसके वो स्लिप में ही लिखा रहता है, वो जिसमें गोली रहता है ना, उसी में कि 1 दिन 2 दिन इस तरह खाना है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसके जो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे रिफेम्पिसिन है, रिफेम्पिसिन है, हाँ ये नहीं, आइसोनिजाइड है, ये कुछ ऐसी मेन इसकी दो सबसे पावरफुल ड्रग्स हैं। टीबी को सही करने के लिए हमें इन दो दवाइयों की जरूरत पड़ती है, आइसोनिजाइड और रिफेम्पिसिन। और ये दोनों एंटीबायोटिक से हमारा जो आज के समय का टीबी बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट होता जा रहा है। अब इन दो दवाइयों का असर उस पर नहीं पड़ता। तो मतलब जो ये हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स, जो पहली सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होने वाली दवाइयाँ थी, जो सबसे सेफ दवाइयाँ थी, जिनके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, उनका असर कम होता जा रहा है। दूसरा है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, दूसरे एक और कैटेगरी है जिसमें कि जो मेन 4 दवाइयाँ हैं, पहले हर मरीज को 4 दवाइयाँ दी जाती हैं, इसमें 4 ड्रग, ठीक है, मल्टी ड्रग थेरेपी एमडीटी इसमें यूज किया जाता है, जिसमें 4 दवाइयाँ दी जाती हैं। जब किसी मरीज को चारों से रेजिस्टेंस हो तो उसको हम एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं। इसके अलावा जो दवाइयाँ इसमें यूज कर सकते हैं, फ्लोरोक्विनिलॉन्स, जैसे लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन नाम की दवाइयाँ यूज कर सकते हैं, या अमीकासिन, कैप्रीमाइसिन और कानामाइसिन नाम की दवाइयों को हम इसमें यूज कर सकते हैं। इनसे टीबी का बैक्टीरिया इनसे रेस्पॉन्ड तो करता है, परंतु ये जो मरीज होता है उसमें भी उसके बहुत से सीरियस साइड इफेक्ट्स आते हैं। पर आज के समय में जो टीबी की बीमारी है वो उससे रेजिस्टेंट होती जा रही है। मतलब जितनी भी दवाइयाँ, और ये एक और थर्ड कैटेगरी है टीडीआर टीबी, टोटली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, कोई सी दवाई दे दो वो सही नहीं होगा, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई इसको कैसे ठीक किया जाए। ये WHO की रिपोर्ट है, और इसी के संबंध में ये जो है टीबी का प्रोग्राम अगेंस्ट एलिमिनेशन ऑफ टीबी शुरू किया गया। हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी इसको इंक्लूड किया गया। तो ये हमारी टीबी को लेके स्ट्रेटेजी है कि हमें टीबी को पूरी तरीके से खत्म करना है, या इसका जो केस लोड है उसको घटाना है। इसमें अंडर रिपोर्टिंग होती है, यानी कि कम केसेस बताए जाते हैं, और टीबी होने का मुख्य कारण, मतलब जो जिसके कारण तो वैसे वो बैक्टीरिया है, पर वो बैक्टीरिया सब पर इन्फेक्शन नहीं करता। वो आपको कब असर कर सकता है, उसके कई कारण हैं। नंबर 1, पोषण की कमी, माल न्यूट्रिशन। अगर आप खाना सही से नहीं खाते हो, न्यूट्रिशन आपका पुअर है, तो आपको टीबी होने की संभावना बढ़ जाएगी। स्मोकिंग, ये दूसरा कारण हो सकता है कि जो लोग स्मोकर्स हैं उनमें टीबी होने की संभावना बढ़ेगी। अल्कोहल अब्यूज, जो शराब ज़्यादा पीते हैं
उन लोगों में। HIV का इन्फेक्शन यदि किसी में है तो उसे टीबी होने की संभावना ज़्यादा है, सीरियस टीबी होने की। और डायबिटीज़ के मरीज, जो शुगर के मरीज हैं, उनका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है, तो उनमें भी ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। ये सब हम छोड़ देते हैं, एंड ऑफ डिक्लेरेशन। भारत में जो टीबी के लिए कार्यक्रम है उसका नाम है RNTCP, ठीक है, RNTCP। पहले ये होता था R फॉर, मतलब NTCP कार्यक्रम होता था पहले, ये नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1955 या 53 में चलाया गया ये कार्यक्रम है, परंतु अभी तक हम इसमें सफलता हासिल नहीं कर पाए। तो इसको 90 के दशक में इसको थोड़ा सा चेंज करके RNTCP कार्यक्रम बनाया गया, यानी कि रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। एक और ये कार्यक्रम है टीबी हारेगा देश जीतेगा, जिसमें हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि हमें इसको हटाना है। ये एक स्ट्रेटेजिक प्लान टू एंड टीबी बाय 2025 बनाया गया है। परंतु भारत देश में ये एक बड़ी विचित्रता है कि हम जितने टारगेट बनाते हैं, हेल्थ रिलेटेड टारगेट, इनको लेके हम बहुत संजीदा नहीं होते हैं। और टीबी को इलाज करने के लिए जो स्ट्रेटेजी है, ये हम एज अ सिविल सर्वेंट हमें पता रहनी चाहिए। अगर आपको इलाज करना है, आपको अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मरीज ठीक करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला DTPB, ये करिए आप, DTPB करिए। DTPB में क्या क्या करेंगे? D फॉर डिटेक्शन, डिटेक्शन पे जोर दीजिए। ज़्यादातर जो टीबी के मरीज होते हैं उनको खुद ही पता नहीं होता कि वो टीबी से ग्रसित हैं, और इसके कारण वो अपने लिए भी खतरा बनते हैं, और साथ साथ जिन लोगों के साथ वो रह रहे हैं उनके लिए वो एक खतरा बन जाते हैं। तो सबसे पहला काम है डिटेक्ट। दूसरा है ट्रीट। आपने डिटेक्ट कर लिया तो अब इलाज करिए, ट्रीट करिए, जितना जल्दी हो सके ट्रीट करिए। अनट्रीटेड मत छोड़िए। बहुत सारे मरीज हैं, डिटेक्ट हो गया, उन्हें पता चल गया टीबी हो गया, फिर भी इलाज संपूर्ण नहीं करवा पा रहे, तो ऐसे में वो एक सामाजिक थ्रेट है, सोशल थ्रेट है। फिर तीसरा है प्रिवेंट, कि इस बीमारी को रोकिए और बिल्ड करिए, ऐसा सिस्टम बिल्ड करिए, अपना इम्यून सिस्टम बिल्ड करिए जो कि हमें इस टीबी से लड़ने की योग्यता दे सके। ठीक है, इसमें हम अपने प्रिवेंटिव मेजर्स को, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स को बढ़ाएं। ग्लोबल फंड फॉर एड्स, टीबी एंड मलेरिया, ठीक है, इसको सबको मैं छोड़ रहा हूँ अब, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आप भी बोर हो रहे होंगे। ये बीमारी है ग्लैंडर्स। ये ग्लैंडर्स नाम की एक बीमारी जो गठिया नहीं, जो गांठें हो जाती हैं गले के नीचे, गल होड़ू ऐसा कुछ नाम होता है इसका। गलगंडा सर। हाँ, गलगंडा है ना। तो गले में ऐसी गांठें पड़ जाती हैं, इस बीमारी के अगेंस्ट ये कार्यक्रम ग्लैंडर्स बीमारी के नाम बनाया गया है। अभी हमने रेयर डिजीज, ऐसी बीमारियां जो रेयरली होती हैं, कम होती हैं, उनके लिए भी एक कार्यक्रम बनाया है, एक पॉलिसी बनाई है, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज, ऐसी बीमारियां जो कम होती हैं। ऑर्फन डिजीज, ऑर्फन डिजीज ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए कोई दवाइयां बनाना नहीं चाहता, क्योंकि इसके लिए जो मरीज हैं वो बहुत कम हैं। जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां केवल उन बीमारियों पर काम करना चाहती हैं जिसमें दवाई उनकी बिके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। अब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत कम होती हैं, 1000 में से एक आदमी को या लाखों में से किसी एक आदमी को होती हैं। तो पता चलेगा कि पूरी दुनिया में, भारत में जो टोटल मरीज ही 100-500 हैं, अब वो कितनी दवाई खाएंगे? तो ऐसी दवाइयों के लिए हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो हाथ खड़े कर लेती हैं, और ऐसी बीमारियों को हम ऑर्फन डिसीज कहते हैं। इसमें जेनेटिक डिजीज हो सकती हैं, कैंसर्स हो सकते हैं, ट्रॉपिकल इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीज हो सकती हैं, डीजेनरेटिव डिजीज हो सकती हैं।
हम इसमें ये वेरियस सपोर्ट देते हैं, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तरफ से हम इस रेयर डिजीज के लिए काम करते हैं। लिम्फेटिक फिलेरियासिस, शायद आप इस बीमारी की बात कर रही थी, लिम्फेटिक फिलेरियासिस, ठीक है, इसको एलिफेंटियासिस, हाथी पांव नाम भी दिया जाता है। और ये हमारे कुछ क्षेत्रों के लिए, जिसमें बिहार, झारखंड, ईस्टर्न यूपी, यहाँ पर ये बीमारी बहुत मतलब ज़्यादा उसमें होती है और नुकसान पहुँचाती है। तो ऐसे में हम लिम्फेटिक फिलेरियासिस को ख़त्म करने के लिए एक कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलेरियासिस बाय 2021। हमें इसको हटाना है। और इट इज़ अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज भी इसको बोलते हैं। ऐसी ट्रॉपिकल डिजीज जैसे, क्योंकि जो हेल्थ का डेवलपमेंट हुआ है वो मूलतः यूरोप से हुआ, यूरोप के देशों में हेल्थ का डेवलपमेंट हुआ। तो एक तो उन्होंने जो ट्रॉपिक्स के रीजन है वहाँ होने वाली बीमारियों को कम सीरियसली लिया, तो वहाँ की बीमारियों पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई, और जो रिसर्च हुई भी है उसमें भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन पर बहुत कम काम हो पाया है। तो ऐसी बीमारियों को हम नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज बोलते हैं। और शायद ये लिशमैनियासिस उसी कैटेगरी में रखी जाने वाली एक बीमारी हो सकती है। ये लिम्फेटिक फिलारियासिस हाथी पांव कहलाता है, और विसरल लेशमेनियासिस काला आजार। इसके दो अलग अलग फॉर्म हैं। अगर ये खून में चला गया, ये एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक पैरासाइट जैसी जीव होता है जो हमारे ब्लड तक में एंटर कर सकता है। तो यदि ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर कर गया तो ये हमारे को हाथी पांव नाम का वो दे सकता है लक्षण। और अगर हमारे ब्लड में चला जाए तो काला आजार नाम की बीमारी को कर सकता है, जिसमें हमें फीवर होता है। ये जो वायरस जो थे सर काला जार सैंड फ्लाई से होता है ना? क्या होता है? सैंड फ्लाई से होता है ये काला जार। काला आजार सैंड फ्लाई से, ये सीसी से होता है। ये जो फैलता है, ये जो काला आजार या लिम्फेटिक फिलेरियासिस, इसको होने का काम है ये बुकेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है। ये ज़्यादातर केसेस में ये जो फाइलेरिया है बुकेरिया बैंक्रॉफ्टी, इसके कारण में होता है। और ये जो फाइलेरिया है, ये जो आप जिस इंसेक्ट की बात कर रही हैं उस इंसेक्ट के अंदर जाता है पहले, और उससे फिर वो इंसान के अंदर जाता है। इसके अलावा ये जो फाइलेरियल पैरासाइट है ये क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, एनीफिलीज द्वारा और एडीज मच्छर द्वारा भी ट्रांसमिट किया जा सकता है। आपके क्षेत्र में भी ये बीमारी पॉपुलर है, झारखंड में? यस सर पाकुड़ रीजन में बहुत है। जैसे बिहार पीसीएस में तो सर क्वेश्चन भी आया इस पे। हाँ, ये सवाल आया है क्योंकि ये बहुत बड़ी हमारी जनसंख्या को प्रभावित करता है। लगभग 65 मिलियन, 650 मिलियन इंडियन ऐसे हैं जो उन जगहों पर रहते हैं जहां इस बीमारी का खतरा है। लगभग 21 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में लिम्फेटिक फिलेरियासिस का खतरा है, यानी करीब 65 करोड़ पॉपुलेशन को ये बीमारी हो सकती है। 160 डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव ट्रांसमिशन को रिपोर्ट किया गया है। इसके इलाज के लिए हमने ये ट्विन पिलर स्ट्रेटेजी अपनाई है। नंबर 1, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसको ठीक करने के लिए ये दो एंटी फैलेरियल ड्रग डीईसी और एल्बेंडाजोल नाम की दवाई को मास लेवल पर एक ही समय पर बहुत सारे लोगों को खिलाया जाए, जिससे कि मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट और डिसेबिलिटी प्रिवेंशन हो। तो इसको ठीक करने के लिए अभी हम जो स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, 2 दवाइयाँ इसमें दे रहे हैं हम, जिसमें कि एक डीसी और दूसरी दवाई है एल्बेंडाजोल। इसके अलावा हम
इसे ट्रिपल ड्रग थेरेपी से भी मीट कर सकते हैं, जिसमें आइवरमेक्टिन जो अभी बहुत पॉपुलर हुई कुछ दिनों पहले, डाईइथाइल कार्बामाजिन और एल्बेंडाजोल नाम की दवाई दे सकते हैं। WHO ने अपना ये कार्यक्रम लिम्फेटिक फिलेरियोसिस को खत्म करने के लिए सन 2000 में शुरू किया था। टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, इसको छोड़ देते हैं। टाइफाइड की वैक्सीन है जिसमें कि एक से ज़्यादा तरीके हैं। टाइफाइड भी हमारे लिए एक समस्या है, टाइफाइड बुखार, और उसको ठीक करने के लिए ये अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव, ये गावी जो है एक ब्रॉडर इनिशिएटिव है जिसमें हम वैक्सीन को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव, ठीक है। ये हेल्थ पार्टनरशिप पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की है, जिससे कि हम सभी को स्वास्थ्य और इम्यूनाइजेशन टीकाकरण कर सकें। गावी याद रखना है ये नाम, गावी। ये हमारे जानवरों की जो बीमारियां हैं उनमें है फुट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रूसेलोसिस। बस इतना याद कर लेते हैं। जो जानवरों में होने वाली बीमारी का नाम है, ये वायरस से होती है, FMD डिजीज और ब्रूसेला बीमारी। ये हमारे, इसके लिए हमने अपने सभी जो कैटल है, गाय भैंस बुल, उन सबको 30 करोड़ बोवाइन हमारे देश में, इसके हिसाब से 30 करोड़ कैटल बोवाइन रहता है। 20 करोड़ हमारे देश में गाय या बकरी है, भेड़ या बकरी है, और 1 करोड़ पिग हमारे देश में है। तो इन बीमारियों से उसको बचाने की ज़रूरत है। ब्रूसेला, ये नाम याद कर लेते हैं। जूनोटिक डिजीज, जूनोटिक क्या होता है सर? जो एनिमल के थ्रू होता है इंसानों को। बहुत अच्छा। जो बीमारी हमें जानवरों से होती है, जो इंसानों को बीमारियां जानवरों से, एनिमल की सभी बीमारियां हमें नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि एनिमल के लिए बीमारियां अलग हैं और हमारी बीमारियां अलग हैं। परंतु कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एनिमल से ह्यूमन में जा सकती हैं। ऐसी बीमारियों को हम जूनोटिक बीमारी कहते हैं। ऐसे में हमें जो जानवर हैं उनसे बचाना, अपने को बचाना होगा। तो ये जो ब्रूसेलोसिस नाम की ब्रूसेला की बीमारी है, ये एक जूनोटिक डिजीज है। तो इससे ना केवल जानवर परंतु इंसान भी खतरे में रहते हैं। एवियन बोटैलिज्म, ठीक है, इसको छोड़ देता हूँ मैं। इसके बाद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये हमारे लिए अच्छा काम है, जो हमने पहले वैसे इस पर चर्चा कर ली कि हमारे जो एंटीबायोटिक्स हैं उन पर फर्दर रेजिस्टेंस ना डेवलप हो, उनके लिए एक कोऑर्डिनेशन ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स बनाया गया है, और इसमें एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है नो टाइम टू वेट, सिक्योरिंग द फ्यूचर फ्रॉम ड्रग रेजिस्टेंस। जैसे मैंने कहा, आने वाले समय में ड्रग रेजिस्टेंस बहुत बड़ा एक खतरा हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे कोई बीमारी जो है दवाई से उस पर असर करेगी नहीं, और उससे क्या होगा कि उससे हमारे को मामूली बीमारियां, जो बीमारियां आज हमें मामूली लगती हैं, उन बीमारियों से लोगों की मौतें होने लग जाएंगी। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की हमने बात की थी कि यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव, पैथोजेनिक जीव किसी एंटी माइक्रोबियल ड्रग से उसके अगेंस्ट उसका प्रभाव पड़ना बंद हो जाए, तो ऐसे में उसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, हम कोई एंटीबायोटिक खाते हैं पर उससे वो ठीक नहीं हो रहा, तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं, ये जो लोग बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो चुका है, उस पर अब उसका असर नहीं पड़ता, इसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण होता क्यों है ये, इसका कारण है मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक। हम जहाँ भी चाहे भारत में आसानी से 2 मिनट के भीतर एंटीबायोटिक खरीद के खा सकते हैं। जब एंटीबायोटिक इतने इजीली अवेलेबल होते हैं तो एंटीबायोटिक्स का मिसयूज होना शुरू हो जाता है। उस मिसयूज के कारण जो धीरे धीरे जो बैक्टीरियाज हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप करते जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है
कि एंटीबायोटिक्स आप केवल डॉक्टर की सलाह से ही खाएं और इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खिलाफ काम करने में सहयोग करें। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल ये इसी से संबंधित है। यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन एनिमल फूड। पहले कुछ एंटीबायोटिक हम जो है, जैसे ये कोलिस्टीन नाम का एंटीबायोटिक है, इसको जानवरों को स्वस्थ रखने के लिए उनके फूड के साथ ही खिला दिया जाता था। तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि ये एंटीबायोटिक कभी भी जानवरों को फूड के साथ मिलाकर इस पर बैन लगाया गया है। मेडिकल डिवाइसेस, ये एक पिछले साल की घटना है जब गवर्नमेंट ने मेडिकल डिवाइसेस को एज अ ड्रग्स घोषित कर दिया था। हमारा जो कानून है उसका नाम है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ये ड्रग्स पर नियंत्रण रखने में, इनकी कीमतों पर नियंत्रण रखने का काम करता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। परंतु ड्रग्स, क्योंकि जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, जैसे विशेष रूप से चर्चा में आया था जो क्या होता है वो हार्ट में स्टेंट की कीमत बहुत वेरी करती थी, बहुत अलग, कहीं पर 20,000 से लेके 2 लाख रुपए या इससे भी सस्ते स्टेंट से लेके बहुत महंगे स्टेंट तक आ रहे थे और इसके नाम पर लोगों को लूटा जा रहा था और ऐसा और भी कई मेडिकल डिवाइसेस में किया जा रहा था। तो इस चीज़ को रोकने के लिए और ये मेडिकल डिवाइसेस में काला बाजारी को, लूट को रोकने के लिए ये जो है नोटिफिकेशन लाया गया, मेडिकल डिवाइसेस को भी ड्रग्स की कैटेगरी में डाल दिया गया, जिससे कि सभी कानून अब मेडिकल डिवाइसेस पर भी लागू हों। मेडिकल डिवाइसेस अमेंडमेंट रूल 2020, इसके द्वारा सभी जो भी कानून है, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का कानून है, वो अब दवाइयों पर भी लागू होगा। इसके बाद तो हमारे यहाँ एक एसेंशियल ड्रग लिस्ट होती है, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट होता है, इसका डायरेक्टर जनरल होता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं, उन दवाइयों की कीमत सरकार नियंत्रित रखती है कि भाई ये जो एसेंशियल मेडिसिन है, इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनियां अपनी लूट ना मचाएं, तो उनके प्राइसेस को निर्धारित करती हैं। अभी उसी तरीके का ये कार्यक्रम EDL यानी कि एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट, कि हमारी जो डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी है, तरीके के जो टेस्ट हैं उनको रेगुलेट किया जाए। लोग ऊट पटांग पैसे, जितना हो सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, 2 रुपये का टेस्ट है 2,000 रुपया वो ले रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी केसेस हमें मिल सकते हैं, उनको रोकने के लिए ये एसेंशियल डायग्नोस्टिक किट्स। नैनो फार्मास्यूटिकल्स, इसके ऊपर ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, बस ये हमने बात किया हुआ है। नैनो मीन्स 10⁻⁹ और नैनो टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्या करेगी, हमारे फार्मास्यूटिकल और जो दवाइयों का कारोबार है उसमें जो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम ड्रग डिलीवरी को बेहतर बनाएंगे, ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगी और कीमत घट जाएगी। जैसे कई बार कोई महंगी दवाई है, कोई एक XYZ दवाई है, जैसे अभी हमने कोरोना में देखा 40,000 रुपये का इंजेक्शन आ रहा है। अब क्या होता है, जब भी हम कोई दवाई देते हैं, इन्फेक्शन तो एक जगह पर होता है, पर दवाई हम इंसान के पूरे शरीर में दे देते हैं। इंजेक्शन जब लगाते हैं तो वो दवाई पूरे शरीर में पहुंच जाती है। तो इस एक जगह पर जहां उसको टारगेट करना है, वहां बहुत थोड़ी मात्रा में दवाई पहुंच पाती है। परंतु अगर नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा तो जो टारगेटेड डिलीवरी है वो बहुत अच्छी हो सकती है। मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल नैनो मटेरियल, ऐसे प्रोडक्ट्स जो नैनो साइज के हों और बायोडिग्रेडेबल हों। ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए हमारे देश में आयुर्वेदा और मेडिसिन के लिए आयुष नाम का एक कार्यक्रम है, जो हमारे देश की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ये मिनिस्ट्री भी है आयुष, इसको मेंटेन करती है। आयुष की फुल फॉर्म क्या है? ए फॉर आयुर्वेद, आयुर यूनानी
आयुर्वेदा, यूनानी, यूनानी, योगा, सिद्धा, सिद्धा, होम्योपैथिक, योगा। ठीक है। योगा एंड यूनानी, यस। इसके अलावा हम इसमें जो नेचुरोथेरेपी है उसको भी ऐड करते हैं, जो अदर नॉन ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनको भी यूज करते हैं। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है ये इस पर कंट्रोल करती है कि कैसे हम जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर करें, क्योंकि ट्रेडिशनल मेडिसिन के हमारे हिसाब से कुछ पर्टिकुलर फ़ायदे हैं। और WHO ने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई है। एक ये भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, सोवा रिग्पा। ठीक है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ लद्दाख का होगा, तो ये एक अलग सिस्टम है जो यहाँ फॉलो किया जा सकता है। ये सब वैक्सीन हेजिटेंसी का मतलब है वैक्सीन ना लगवाना, कॉम्प्लिसेंसी, कॉन्वीनियंस या कॉन्फिडेंस कि हम वैक्सीन लगाने से, जैसे अभी कोरोना के केस में वैक्सीन हेजिटेंसी दिखाई दे रही है। लोग डरे हुए हैं कि कुछ लोग डरे हुए हैं कि कहीं इससे हमें कोरोना ना हो जाए, कुछ लोग ये डरे हुए हैं कि भाई इसका कोई असर तो पड़ेगा नहीं, हम क्यों लगवाएं। कुछ को ये भी लगता है कि सरकार का कुछ वो है। तो ये जो कंप्लायंस है, वैक्सीन का कंप्लायंस, इसको इसके आगे चैलेंज आता है लोगों के जो विश्वास है, उनकी जो इंफॉर्मेशन है, और इसका वैक्सीन हेजिटेंसी का इलाज है बेटर इंफॉर्मेशन। वैक्सीन हेजिटेंसी हमारे लिए सवाल हो सकती है। फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस है ना, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस पर हमने बात की थी। ऐसे चावल का उत्पादन किया जा रहा है जो कि लैब में बनाया जा रहा है, लैब में तो नहीं पर ट्रेडिशनल, वो खेत का चावल नहीं है, बल्कि वो चावल को पीस के उसमें कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिला के वापस चावल बनाने का काम है। फूड फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? जो फूड फोर्टिफिकेशन है कि हमारे शरीर को बड़े सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कई बार हमारा जो फूड होता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कोई आयरन नहीं देगा या कैल्शियम नहीं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बहुत कमज़ोर होता है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं। ऐसे में वो हमारे लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट ना होना समस्या हो सकता है। तो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए फूड फोर्टिफिकेशन किया जाता है। सर मिल्क और एडिबल ऑयल में भी किया जाता है। मिल्क में किया जाता है, एडिबल ऑयल, और सबसे कॉमनली सॉल्ट में, जो सबसे कॉमन है जिसमें आयोडीन मिलाया जाता है। ऑयल में क्या मिलाएंगे? सर ए और डी शायद। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो हमारे ये यहाँ पर बस इतना याद कर बता देता हूँ मैं, 2 कैटेगरी में इनको बांट लो। विटामिन ए, डी और ई, ये दोनों ये विटामिन ऐसे हैं जो ऑयल सॉल्यूबल हैं, मतलब ये तेल जैसी चीज में ही घुलते हैं, ये वैसे नहीं हो सकते। तो इनको देने के लिए ए डी ई के लिए ऑयल, घी, ये अच्छा माध्यम है। घी को फोर्टिफाइड कर दो, ऑयल को कर दो। और विटामिन बी और विटामिन सी, ये ऐसे विटामिन हैं जो कि वाटर सॉल्यूबल है। तो इनको देने के लिए हम अदर मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं। विटामिन ए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें नाइट ब्लाइंडनेस और तमाम अलग बीमारियां होती हैं। विटामिन डी की कमी के कारण हमें रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, क्रेटिनिज्म, छोटा साइज, हाइट नहीं बढ़ती, ये सब कुछ इसके कारण होता है। और ये सब हम चीज़ फूड फोर्टिफिकेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। फूड को अगर हम एनरिच कर दें, उसके अंदर कुछ पोषक तत्वों को डाल दें। ईट राइट इंडिया कैंपेन, जिसके तहत हम जो फूड की क्वालिटी है उस पर नज़र रखें। सही भोजन, बेहतर जीवन। FSSAI मिनिस्ट्री द्वारा, ये मिनिस्ट्री का नाम याद कर लीजिएगा, किसने बनाया? फसाई, FSAI ने बनाया ईट इंडिया नहीं, ईट राइट इंडिया कैंपेन, या ईट हेल्दी एंड ईट सेफ।
इसमें आगे बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई हमें हेल्दी फूड खाना है, न्यूट्रिशियस फूड खाना है और सेफ फूड खाना है। नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट, ठीक है, ये डिजिटल ब्लूप्रिंट मतलब हम जो अपनी डिजिटल इकोसिस्टम को, ठीक है, एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बना लें हेल्थ के लिए जिससे हमारी हेल्थ संबंधी नीड्स को पूरा किया जा सके, और इसी से संबंध में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन बनाया गया है। मतलब जो हेल्थ स्टैटिस्टिक्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, किसको टीका लगा है किसको नहीं लगा, जैसे अभी ऐप पर ये बहुत अच्छा काम हुआ कि ऐप के जरिए सबको पता चल रहा है कि किसको टीका लगा है और किसको टीका नहीं लगा। ई सिगरेट ऐसी सिगरेट होती हैं जो सिगरेट नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होती हैं और इनको वैपिंग बोलते हैं। इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है भारत में, वैपिंग। आईपीआर हम लोगों का कई बार पहले चर्चा हो चुका है, आईपीआर पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये आईपीआर इंडेक्स 2020 का यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा चालू किया गया है। आईपीआर क्या होता है, आईपी क्या होता है, हमने इसके ऊपर चर्चा की हुई है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो भी सर ये नॉन टेंजिबल प्रॉपर्टी है, CAD ठीक है, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स, ये सब ऐसी प्रॉपर्टी हैं, डिज़ाइन, जिनको ऐसी प्रॉपर्टी है जिनको हम छू नहीं सकते परंतु वो एग्जिस्ट करती हैं। तो उनके उसमें हमारी रैंक कैसी है, तो भारत आईपीआर के मामले में काफ़ी पीछे है, 53 देशों में 40वें नंबर पर है। और धीरे धीरे हमारी रैंक, हमारा जो एब्सोल्यूट स्कोर है इस पॉलिसी के अंदर कम हुआ है। और आईपीआर के लिए हमारी नेशनल पॉलिसी 2016 की पॉलिसी है, 2016 की पॉलिसी है। आईपी, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये नोट्स शेयर होंगे तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा कि क्या क्या इसमें कवर्ड हो रहा है। पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे प्रोग्राम, ठीक है। पेटेंट जो होता है हमारे इंडिया का, पेटेंट, पेटेंट कराना क्या होता है? सर अपनी इन्वेंटेड प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना। बहुत अच्छे। हमारा जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हम ये चाहते हैं, हमने कोई इन्वेंशन करी, हमने कोई खोज करी, तो हम ये चाहते हैं कि भाई ये काम कोई दूसरा सेम तरीके से हमारी नकल ना करे, तो उसके लिए हम अपने इन्वेंशन को पेटेंट करा सकते हैं। भारत ने पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे को अलाउ किया है, एक अप्रूव किया है भारत के कैबिनेट ने कि भारत में हम ये पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे, मतलब जहां जल्दी से पेटेंट के जो डिस्प्यूट्स हैं उनका निपटारा किया जा सके, जब ये बनेगा तो हमारे लोगों में एक बेटर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम लोग जो है यहाँ पर पेटेंट का ध्यान रखा जाता है। पेटेंट का नियम अगर अच्छा रहेगा तो उस जगह पर ज़्यादा इन्वेंशन होंगी, लोगों के पास कारण रहेगा ज़्यादा इन्वेंशंस करने का। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल क्या होता है? जो ऐसी मशीन, ऐसा इंजन जो कि हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सके, ठीक है, उसको हम फ्यूल सेल बोलते हैं या फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर हम अच्छे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन इज अ पावर सोर्स ऑफ बिग एनर्जी, पर हम हाइड्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन को जब जलाया जाता है तो वो तेजी से विस्फोट करती है, तो इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाना मुश्किल है। पर हम जो है इसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके फ्यूल सेल बना सकते हैं, अपने कंबशन इंजन को इस तरह से चला सकते हैं। इसके लिए ये कार्यक्रम है न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव।
फ्यूल सेल, माइक्रोबियल फ्यूल सेल, ये सब इन पर काम हो रहा है। हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन, बायोफ्यूल, ये बायोफ्यूल क्या होगा? सर जेट्रोफा एग्जाम्पल। जेट्रोफा, वेरी गुड। जेट्रोफा क्या होता है? जेट्रोफा इथेनॉल। इथेनॉल, वेरी सही, बहुत अच्छे। या तो प्लांट है। सब अच्छे अच्छे होशियार सर बच्चे बैठे हैं जेट्रोफा हमारे पास। प्लांट है सर, जिससे कि बायोफ्यूल निकालते हैं। हाँ, असल में हम लोग अपनी फ्यूल के रिक्वायरमेंट के लिए दो चीज़ों पर निर्भर है, पेट्रोल पर और डीजल पर। ये दोनों जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, क्रूड ऑयल है, ये एक फॉसिलाइज्ड फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल का मतलब कि बहुत पुराने ज़माने का फ्यूल है, जो पुराने ज़माने से ज़मीन के अंदर है, और इसकी जो मात्रा है ये बहुत सीमित है, लिमिटेड है, और ये रिप्रोड्यूस करने लायक नहीं है। हम दोबारा इसको नहीं बना सकते। एक बार अगर ख़त्म कर दिया तो ये दोबारा पैदा नहीं हो सकता, पेट्रोल और डीजल। तो ये इसके कुछ चैलेंजेस हैं। इसको मीट करने के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव खोजे गए कि यदि हम अपना जो शुगर है उसको इथेनॉल में कन्वर्ट कर दें, और इथेनॉल पेट्रोल के बहुत नज़दीक है, मिक्स आसानी से किया जा सकता है, तो ऐसे में हमारी जो पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। ऐसे ही जत्रोफा प्लांट से हम डीजल को निकालने का, बायोडीजल निकालने का काम करते हैं। रिसेंटली कोई साइनोबैक्टीरियम और इसमें खोज की गई है, वो इसके लिए महत्वपूर्ण है। और किलोग्राम की नई डेफिनेशन अपनाई गई है, सुपर कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर। ये सवाल देख लेते हैं, व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी? सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है? जो भी चीज बिजली को तार एक सिरे से दूसरे सिरे पर ले जाता है, ठीक है, वो कंडक्टर कहलाता है। यानी कि उसमें जो रेजिस्टेंस कम होता है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी जो बिजली है वो एक सिरे से दूसरे सिरे पे कम जाएगी। तो अच्छा कंडक्टर जैसे कॉपर कम से कम बिजली का लॉस करता है, मेटल्स में बात करें, परंतु वो लॉस भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो आज के समय पर जो सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंडक्टर होता है, सुपर कंडक्टर किसी भी समान चीज को ऐसा बना देता है कि उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो हो जाता है, तब वो बन जाता है सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टिविटी को पहले लो टेम्परेचर पे अचीव किया जा चुका है, परंतु अब हमने भी, भारत ने, बेंगलुरु ने सुपर कंडक्टिविटी को रूम टेम्परेचर पर इस्तेमाल कर लिया। इससे क्या होगा कि अगर हमें कहीं सुपर कंडक्टर की ज़रूरत है तो उसके लिए हम उस मशीन को रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं, अन्यथा हमें उसे ज़ीरो माइनस टेम्परेचर में रखने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रोटॉन थेरेपी ये छोड़ देते हैं। प्रोटॉन थेरेपी ये संबंधित है ट्यूमर से, ट्यूमर को इस्तेमाल करने से। वीडियो ट्रांसमिशन, ब्रेन इलेक्ट्रो कैलोरिक, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि इसमें हमें काम की चीज़ है। ये पिछले साल के नोबेल प्राइज विनर्स हैं, ठीक है, किस किस को किस किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज से भी यदा कदा सवाल आते रहते हैं, और नोबेल प्राइज के सवाल डायरेक्ट नहीं आते हैं। ये सवाल नहीं आएगा कि जेम्स पीवल और ये कौन थे, किस चीज़ के लिए, सवाल आएगा इस पर। तो हमारे फिजिक्स का 2019 में नोबेल प्राइज जेम्स पीबल्स को मिला। क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवोल्यूशन को और अर्थ को समझाने में हमें बेहतर किया। तो हमें ये समझना होगा कि हम इनकी बेसिक रिसर्च क्या है, और इससे संबंधित थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ये हमारे लिए सवाल हो सकता है कि बिग बैंग क्या है, या इससे संबंधित कोई भी सवाल वो पूछ सकते हैं। Exoplanet. What is exoplanet?
शायद हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स को हम एक्सो प्लैनेट कहते हैं। ये वाली रिसर्च, ये रिसर्च हमें नाम की बजाय इसमें रिसर्च में किया क्या गया, ये रिसर्च पढ़ना इसमें ज़रूरी होता है। किसी भी हम अगर रिसर्च को पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ें कि इसमें क्या काम हुआ। जैसे ये लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन किस लिए काम आता है? लिथियम आयन बैटरी ये सर इलेक्ट्रिकल व्हीकल, मोबाइल आज में के समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल के कारण लिथियम आयन बैटरी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। आने वाले समय में हमें इसके से सवाल भी रहेगा। ये सब अब छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से अब इस नोट्स में और कुछ नहीं है। मैंने थोड़ा लास्ट का हिस्सा जल्दी किया क्योंकि वो मुझे रिलेवेंट नहीं लगा। मैं नहीं चाहता कि हम एक ही चीज़ पर अटके रहें, ना आपको इंटरेस्ट आए क्लास में, ना मुझे लेने में पढ़ाने में अच्छा लगे, ना आपको पढ़ने में अच्छा लगे। क्योंकि जिन क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत कम है, ये नहीं है कि नहीं है, परंतु जिनकी संभावना कम है उनको स्किप करते हैं, जिनको हम कर सकते हैं क्योंकि उन पर हम ज़्यादा मेहनत करें। तो आज की क्लास खत्म करते हैं और कल क्लास नहीं होगी। अगली क्लास के लिए कुछ मटेरियल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी हमें कुछ एरिया और कर लेना चाहिए। इसमें कई चीज़ें क्योंकि पुराने नोट्स हैं, इसके कारण कुछ रीसेंट अपडेशन, जैसे कोरोना का अपडेशन नहीं है, इसमें वैक्सीनेशन की बात नहीं है, एपिडेमिक पेंडेमिक की बातें नहीं है, तो वो सब को इकट्ठा करके मैं मंडे को आपको कोशिश करूँगा इसको आपको करूँ। बस उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे वो मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आप लोग पढ़ाई करिए, अच्छे से ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।